टैग न्यूज ऑफिशियल में आपका स्वागत है। सच बोलो हक बोलो पॉडकास्ट एपिसोड 2 में। जैसे कि आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर असगरी कुरैशी। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। थैंक तो जैसे कि हम बात करते हैं सबसे पहले आपके इंट्रोडक्शन की। आप अपने बारे में बताइए कि आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई। ओके। मेरा नाम असगरी कुरैशी है। मैं एंजुरी ब्यूटी एंड वेलनेस सेंटर की फाउंडर एंड डायरेक्टर हूँ। और ये जर्नी एक्चुअल में 9 इयर्स पहले स्टार्ट हुई थी, जहाँ पे मैंने बहुत स्ट्रगल किया है। इसके पहले मेरे बहुत सारे डिफरेंट फील्ड थे, उसके बाद मैंने स्विच किया है डॉक्टर के प्रोफेशन में एंड कॉस्मेटोलॉजी, लेजर। फिर धीरे धीरे ये सारी चीज स्टार्ट हुई है। अदरवाइज इसके पहले मैंने बैचलर्स किया था, टीचिंग था, मतलब कोई एक स्टेबल नहीं था। फिर वो धीरे 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 करके ब्यूटी फील्ड में आके सारी चीजें करना, और फिर वो मेरा एक पैशन हो गया। तो फिर जिसकी वजह से ये फील्ड पूरा सेट हो गया। जैसे कि इतने सारे फील्ड है आपकी, कॉस्मेटोलॉजी, लेजर, हिजामा, एक्यूपेंचर और प्लस एक एनजीओ भी हमें पता चला है। तो ये सब कैसे मैनेज करते हैं आप एक साथ? बहुत जन को लगता है कि एक साथ इतना मैं अकेले करती हूँ तो कैसे कर लेती हूँ, मैनेज नहीं हो पाता होगा, यहाँ से इनकम नहीं हो पाती होगी, ऐसा उनको लगता है। बट ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ये धीरे धीरे मैंने फील्ड को, अपने आप को अपग्रेड करने के बाद ये सारी फील्ड सेट किया है, एंड सारी चीजों को मैनेज करके सब चीज करना एक मल्टीटास्किंग लाइक जॉब टाइप है। तो ये ओवरऑल मेरा ऐसा है कि मैं ऑल राउंडर हूँ। तो मैं सारी चीज मैनेज कर लेती हूँ खुद ही प्लान आउट करके। तो ये ऐसा कुछ नहीं है। बहुत जन मुझे बोलते हैं करके शायद इनकम नहीं होती होगी उतनी, इसलिए ये एक फील्ड से दूसरे फील्ड स्विच कर रही है, बट कुछ ऐसा लोग कुछ बोलते हैं। नहीं है। हाँ, तो वो चीज है कि मेरे अंदर ऑलरेडी इनबिल्ट है ऑलराउंडर वाली क्वालिटी, तो वो हो जाती है। जैसे कि आपके एजुकेशन और करियर पे हम बात करते हैं, आपने अल्टरनेटिव सिस्टम मेडिसिन में बैचलर्स किया और एमडी न्यूरोपैथी और कर रही है साथ में। इस जर्नी में आपको क्या क्या सीखने मिला? इस जर्नी ने आपको क्या सिखाया अपनी लाइफ में? मेरा एक ऐसा था कि बहुत सारे जन एलोपैथी करते हैं, यूनानी करते हैं, फिर होम्योपैथी करते हैं। तो ये सारे मेडिसिन के ना, कुछ देखो, सारी चीजों के साइड इफेक्ट्स होते हैं, बट मुझे ऐसा था कि मैं लोगों को नेचुरल चीजों से ठीक करूं। तो मेरा वो होलिस्टिक साइड पे ज्यादा अप्रोच था कि मुझे नेचुरली लोगों को ठीक करना है। मतलब उनको नेचुरल चीजें भी बताओ, साथ में उनको इसके बेनिफिट्स भी बताओ। कल को अगर इन मीन्स उनको जो भी बीमारी है या जो भी डिजीज वो लेके चल रहे हैं, अगर वो परहेज करेंगे एंड नेचुरल चीज फॉलो करेंगे, उनका लाइफस्टाइल चेंज करेंगे, तो ये सारी चीज क्योर हो सकती है। तो इसी तरह मैंने पहले ऑल्टरनेटिव किया जिसमें ये सारे फील्ड्स कवर हुए, एंड फिर नेचुरोपैथी किया फॉर नेचुरल हीलिंग, ऐसा। वो बात करते हैं हम आपको कि जैसे कि कॉस्मेटोलॉजी में और लेजर में आजकल जो कि चल रहा है, ट्रेंड बहुत बढ़ रहा है, लोगों में काफी इन्फ्लुएंसर भी खुद ही उसको प्रमोट करते हैं। राइट। सबसे पहले इसमें क्या समझना चाहिए? क्या लेजर ट्रीटमेंट को लेकर लोगों के माइंड में काफी मैच आते हैं कि सबसे कॉमन जो कि ये ट्रीटमेंट चल रहा है, क्या ये सही है लेना? बहुत जन को लगता है ना, लेजर नाम सुन के ही लोग डर जाते हैं हाँ। कि इससे कैंसर होगा, तो इससे ये हो जाएगा, उससे वो हो जाएगा। तो बहुत जन को अवेयरनेस नहीं है इस चीज की कि ये लेजर दूसरा है और वो जो कीमो वाला लेजर होता है वो दूसरा होता है। तो ये लेजर से जो हम पर्टिकुलर चीज को टारगेट करेंगे, लाइक लेजर हेयर रिडक्शन कर रहे हैं तो वो सिर्फ हेयर पे टारगेट होगा। फेस के लिए करेंगे पिगमेंटेशन, मेलाज्मा के लिए, तो वो सिर्फ पिगमेंटेशन के लिए लेजर होगा। इससे उनको ज्यादा बॉडी को हार्म नहीं होती। इट इज वेरी सेफ, मतलब एक सेफ ट्रीटमेंट है ये सारी चीजें, एंड ये सारी चीज एफडीए अप्रूव्ड है। मीन्स ये ब्यूटी इंडस्ट्री के लिए एफडीए अप्रूव्ड है। तो बहुत जन को इसके बारे में नॉलेज नहीं है, जो कि हमें गाइड करना चाहिए एज अ प्रॉपर प्रोफेशनल। एस्थेटिक सेंटर है तो आपको गाइड करने आना चाहिए। एक बात और है कि जैसे कि कॉस्मेटिक्स ट्रीटमेंट जो चलते हैं, पेशेंट्स को किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए करवाते वक्त? उनको सबसे पहले तो प्रॉपर कंसल्टेशन करना चाहिए। सामने वाला डॉक्टर जो भी रहेगा उनको अपना प्रॉपर मेडिकल हिस्ट्री देना चाहिए। बहुत जन आते हैं छुपा देते हैं कि अरे ये भी हुआ था, मत बताओ मत बताओ। अरे आपको बताना पड़ेगा, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है। फिर हमें उनका कंसेंट लेना है, बिफोर एंड आफ्टर फोटोज लेना है, उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट, जो भी वो ट्रीटमेंट लेंगे उसके प्रोज एंड कॉन्स बताना है कि इसके फायदे क्या है। अगर आप ये चीज नहीं करोगे तो इससे आपको ये नुकसान हो सकता है। क्योंकि सारी मीन्स जो भी ट्रीटमेंट होता है ना हमारा, उसमें कैसा होता है, सारी चीज अच्छी भी होती है, सारी चीज बुरी भी होती है। तो हमें दोनों बता के करना पड़ता है। हम एक चीज बताएंगे हमें बेचना है तो हम कर रहे हैं तो बिजनेस हो रहा है, वैसा नहीं करते। अभी मेरे इधर तो मैं ऐसा नहीं करती हूँ, बाकी लोगों का मुझे पता नहीं। मतलब बिजनेस के लिए मैं ट्रीटमेंट नहीं करती हूँ,
प्रॉपर उनको प्रोज एंड कॉन्स बताती हूँ, फिर मैं बिजनेस करती एक चीज और है, जैसे कि हिजामा। हूँ। अभी कई डॉक्टर्स होते हैं जो वीकेंड्स पे हिजामा करते हैं, सुन्नत के मुताबिक जो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हिजामा कराते थे। हम्म। अब लोगों का ऐसा मानना है, कुछ लोग जो है ये अभी ट्रेंड बन गया है हिजामा कराना, कि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कराया तो हम भी हम कराएंगे, भी मगर उनको पता ही नहीं है कि हिजामा कराया क्यों जाता है। हम्म। तो ये हमारे व्यूअर्स को आप बताइए कि क्या है हिजामा कराने का तरीका, और हिजामा कराने से क्या होता है, और हिजामा कराने के तरीके क्या है। हिजामा एक ट्रेडिशनल है, बहुत टाइम से चला रहा है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम से चला रहा है। अब उन्होंने किया था, बहुत सारी तकलीफ या आपके बॉडी में कोई भी डिजीज हो गई है या कुछ चीज का क्योर नहीं है तो आप ये चीज करो। ये भी नहीं है कि हिजामा से आपको फुल्ली क्योर है, ये चीज नहीं बोला गया। ये चीज बोला गया है कि जो आपको बीमारी है उस चीज की भी दवा आप साथ में बैलेंस आउट करो और साथ में हिजामा करो। आपको हिजामा से ये रहेगा कि बैलेंस आउट रहेगा और उससे आपका जो भी बीमारी है वो शायद से कम हो सकता है अगर अल्लाह ने चाहा तो, क्योंकि उस हिजामा में शिफा बहुत होती है, क्योंकि हमारे नबी ने करवाया था। और सेकेंड चीज, उसको ज्यादातर सुन्नत डेट पे करना चाहिए क्योंकि उसमें ज्यादा शिफा मिलती है। ऐसे नॉर्मल डेज पे अगर आपको सुन्नत डेट पे टाइम नहीं है या कुछ रीजन से आप नहीं कर पा रहे तो आप नॉर्मली कर लिए, वरना आज के टाइम पे जो ट्रेंड चल रहा है लोग कभी भी करवा रहे हैं, स्पेशली लोग विदाउट आयतल कुर्सी पढ़ रहे नहीं है, फिर दरूद नहीं पढ़ रहे। मीन्स इसका है ना एक प्रॉपर रूटीन होता है, एक प्रॉपर लाइक यू कैन से ट्रीटमेंट प्लान होता है, उसको उसी तरह करना चाहिए। एंड ये हमारा एक इस्लामिक ट्रीटमेंट है जो कि आजकल कोई भी कर रहा है, कोई भी नॉन मुस्लिम्स अगर भी वो लोग भी कर रहे हैं तो मीन्स उनको प्रॉपर उतना ट्रीटमेंट के बारे में नॉलेज नहीं है जितना हमें है, क्योंकि ये हमारा ट्रीटमेंट है एंड उसको हम प्रॉपर दुआ सब कुछ लेके करते हैं और फिर उसमें जो शिफा मिलती है वो अल्लाह के जरिए होती है। ये वाली बात। एक सवाल और है, क्या नॉन मुस्लिम भी आपके पास हिजामा करवाने आते हैं। हाँ, बहुत सारे लोग आते हैं नॉन वो क्या बोल के आते हैं, उनका क्या ख्याल है हिजामा के उनको बारे में, वो कौन से अपने जो मेंटेलिटी है क्या करके आते हैं कि हिजामा मेडिकली कराना चाहिए या सुन्नत है वो हिसाब से करवाते हैं वो लोग। अभी कैसा हो गया है ना, ट्रेंड के हिसाब से लोगों को लगता है ये डिटॉक्सिफाई मीन्स वर्ड ऑफ माउथ बहुत फैल गया है कि डिटॉक्सिफिकेशन होता है, आपका गंदा खून निकलता है, बॉडी क्लियर होती है। तो उनके माइंड में भी, एंड आजकल गूगल का जमाना है, इंस्टाग्राम का, तो वो लोग सब कुछ देख रहे हैं तो उनको भी इस चीज के बारे में नॉलेज है, बट वो लोग इस पर्सपेक्टिव से आते हैं कि हमारा बॉडी क्लीन हो जाएगा, डिटॉक्सिफिकेशन हो जाएगा, टॉक्सिन्स रिलीज हो जाएंगे, तो उनके माइंड में ये रहता है। बट जब हम करते हैं, भले ही मैं नॉन मुस्लिम का भी करती हूँ, उनके लिए भी हम दुआ पढ़ के करते हैं क्योंकि हमारा तो काम है ना वो। उनके सामने पढ़ते हो। उनके सामने लाइक अपने मन में पढ़ते हैं ऐसा, क्योंकि वो चीज हमें बिना पढ़े भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट ऐसा सोच के करेंगे तो इसके कैसे ना कॉन्स भी होते हैं। तो सारी चीज अभी वो रिवर्स इफेक्ट ना आ जाए अपने इस पर, तो इसलिए हम अपने सेफ्टी के लिए भी पढ़ते हैं और उनके लिए भी पढ़ते और अगर कोई नॉन मुस्लिम ने ऐसा कहा कि क्यों पढ़ रहे हो, उन्हें कुछ प्रॉब्लम हुई तो तो आप मन में पढ़िए, वैसे ही कर सकते हैं ना, मन में पढ़े। और एक्चुअल में ये सारी दुआ का चीजें ना, मतलब क्या है बताएंगे कुछ। अभी बहुत सी लोग हैं जो भी बताएंगे कि यार दुआ क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं। अब दुआ जो आप पढ़ते हो उसका मतलब क्या है, कि किस वजह से पढ़ रहे हो, ये जानना बहुत जरूरी है। वो कैसा है ना, बॉडी टू बॉडी, अगर नॉर्मल वर्ड्स में मैं समझाऊं तो नेगेटिव एनर्जी ट्रांसफर ना हो, मेरे बॉडी से आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी ना आए और उनके बॉडी से हमारे अंदर नेगेटिव एनर्जी ना आए, तो वो प्रोटेक्शन वाली हम दुआ पहले ही पढ़ लेते हैं। तो आयतल कुर्सी हम पढ़ते हैं पहले की प्रोटेक्शन के लिए, एंड दरूद शरीफ हम इससे पढ़ते हैं कि हम ये ट्रीटमेंट आपको अच्छे के लिए कर रहे हैं और आपके बॉडी पे ये अच्छे के लिए रिएक्ट करेगा और आपको इससे कोई भी डिजीज या कुछ रिलैक्सेशन या बॉडी की गंदगी निकालना, तो उसमें आपको शिफा मिल जाएगी। कौन से अभी दो टाइप की बॉडीज होती है जो हिजामा एक्सेप्ट करती है। अभी एक जिन्हें डायबिटीज वगैरह हो, वो नहीं करवा नहीं सकते करवा मेरे ख्याल सकते, नहीं से। करवा सकते। तो और भी ऐसे कौन से जो पेशेंट्स होते हैं जिन्हें हिजामा अवॉइड करना चाहिए। ओके, अस्थमा पेशेंट्स होते हैं उनको अवॉइड करना चाहिए, कैंसर पेशेंट्स को अवॉइड करना चाहिए, एड्स अगर है तो अवॉइड करना चाहिए, और बीपी का प्रॉब्लम अगर किसी को ज्यादा है तो अवॉइड करना चाहिए। एंड यूजुअली थायराइड अगर 7 के ऊपर है तो अवॉइड करो, किसी का ब्लड बहुत कम है, बिलो 10 रहता है तो अवॉइड करना चाहिए। अब एक हमारा सवाल है दूसरा कि एक्यूपेंचर जो चलता है उसका क्या है, अपना कॉन्सेप्ट क्या है आप लोगों का एक्यूपेंचर को लेकर।
एक्यूपंक्चर ना कैसा है, एक चाइनीज ट्रीटमेंट है। हम्म, तो वो है ना पॉइंट्स पे काम करता है। मतलब जैसे अगर हम लोग हिजामा में सुन्नत पॉइंट्स को लेते हैं, वैसे ही एक्यूपंक्चर में हमारा है ना थर्ड आई पे काम होता है। मीन्स ये चाइनीज ट्रीटमेंट है जो हमारे कुछ कुछ बॉडी पार्ट्स को रिलीज करता है इनडायरेक्टली। तो उस मेन पॉइंट्स पे हम एक्यूपंक्चर का नीडल लगाते हैं। एक सवाल और है एक्यूपंक्चर को लेकर कि आपके पीरियड में ऐसा कौन सा पेशेंट है जिसने रिकवर किया है आपके थ्रू? कुछ हिस्ट्री, कुछ मेमोरी है आपकी ऐसी? यस यस, एक्यूपंक्चर से बहुत रिलीफ मिलता है, स्पेशली जो मेरे फिजियोथेरेपी के क्लाइंट्स हैं, बिकॉज मैं फिजियोथेरेपी भी करवाती हूँ। हम्म, तो फिजियोथेरेपी के जो मेरे क्लाइंट्स हैं ना, उनको बहुत रिलीफ मिलता है, बिकॉज एक्यूपंक्चर स्पेशली पेन रिलेटेड होता है। ओके। तो पेन मैनेज करने के लिए उनका स्पेसिफिकली कोई भी प्रॉब्लम होता है, लाइक लेग का हो गया, नी का हो गया, क्रोनिक पेन हो गया, बैक नेक, आपका ये सब पार्ट्स पे हम एक्यूपंक्चर नीडल्स देते हैं एंड इसके सेशंस लगते हैं। तो ये जब सेशन वाइज होगा तो आपको ऑटोमेटिकली रिलीफ हो जाता है, बिकॉज हम प्रेशर पॉइंट्स पे ही टारगेट करते हैं। अभी एक सवाल ये है कि अभी बहुत से लोग ये ट्रीटमेंट ले रहे हैं, फैट लॉस और स्लिमिंग ट्रीटमेंट, ये दोनों अलग अलग चीज़ है। राइट। तो इसके ऊपर आपका क्या अप्रोच है, इसके ऊपर क्या कहने, क्या चेंजेस है इसके अंदर, जरा बताएंगे हमें? बहुत जन को लगता है फैट लॉस और स्लिमिंग ट्रीटमेंट ना वन एंड द सेम है, क्योंकि उनको उनके दिमाग में ये है कि वेट लूज होने से मतलब है। अब उसमें उनका नेचुरली वेट लॉस होगा तो उनको ऐसा लगता है कि बहुत स्लो हो रहा है, तो वो लोग इंजेक्शन वगैरह पे आते हैं या स्लिमिंग ट्रीटमेंट मशीन का यूज करते हैं। बट बहुत जन को कैसा है कि सेफ भी चाहिए एंड थोड़ा ट्रीटमेंट स्लो भी जाएगा बट नेचुरल वेट लॉस होगा चलेगा। बहुत जन को आइडिया नहीं होता, उनका बोन वेट भी चला जाता है, मसल भी लॉस हो जाता है। तो ये चीज में बहुत डिफरेंट होता है, फिर उनको हमें कंसल्ट करना पड़ता है। अब आपका अगर आप स्लिमिंग ट्रीटमेंट देखोगे ना, वो वेट लॉस को स्टिमुलेट करता है, ठीक है, मतलब उसको हेल्प करता है और ज्यादा कि ये इस चीज की वजह से और मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाए। ऐसा अगर वेट लॉस आपका सिर्फ डाइट वगैरह है, इंटरमीडिएट फास्टिंग है, ये सारी चीज से करके आप नेचुरल वेट लॉस कर रहे हो, बट स्लिमिंग ट्रीटमेंट अगर आप ऐड करोगे तो वो और डबल एक्स में काम करता है, जैसे आपको और स्टिमुलेट करेगा, तो भूख की कंट्रोल मिटा देगा। तो इससे क्या होता है, हेल्प होता है, और ये दोनों साथ में ही जाता है यूजुअली। ये आप सोचोगे सिंगल सिंगल करूंगी तो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। स्लिमिंग ट्रीटमेंट और हेल्दी वेट लॉस में जो चेंजेस, जो डिफरेंस है, उसमें क्या क्या है? उसमें ऐसा है कि अगर आप स्लिमिंग ट्रीटमेंट सिर्फ ओनली स्लिमिंग ट्रीटमेंट करोगे ना, तो आपको जो वेट लॉस होगा ना वो ज्यादा टाइम तक सस्टेन नहीं करेगा। मीन्स उसके लिए फिर आपको लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। और वेट लॉस सिर्फ आप वेट लॉस करोगे ना तो उसमें नेचुरली वेट लॉस होगा एंड ये ज्यादा टाइम तक रहने वाला है। बट स्लिमिंग ट्रीटमेंट से जो हम करते हैं, लाइक इंजेक्शन हो गया, लाइपो हो गया, ईएमएस हो गया, हीट पैड हो गया, ये सारी चीज हम अगर करेंगे ना, तो हमें क्लाइंट को बोलना पड़ता है धीरे धीरे आप भी लाइफस्टाइल चेंज करो। अगर आपके मन में वो चेंजेस नहीं आएंगे, बॉडी में चेंजेस नहीं आएंगे, तो हमारा स्लिमिंग ट्रीटमेंट इज अ वेस्ट। मीन्स हम अपने साइड से 100% देने वाले, बट क्लाइंट कितना देगा आपको नहीं मालूम। क्लाइंट का भी 100% आउटपुट आएगा तो आपको रिजल्ट आएगा, ऐसा। अगर किसी को नेचुरली फिट रहना हो तो आपके टॉप 5 टिप्स क्या होंगे? फर्स्ट रहेगा हाइड्रेशन फुल्ली रहना चाहिए, स्लीप साइकिल 7 to 8 आवर्स होना चाहिए, एंड देन एक्सरसाइज, बॉडी को मूवमेंट करो, योगा करो, जिम करो, जुम्बा करो। देन करवाते हो आप? नहीं, मतलब गाइड करते, ये नहीं करवाते। और इसके अलावा वो लोग अपना लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हैं बिहेवियर एंड अपीयरेंस वाइज। एंड लास्टली स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस कंट्रोल करो, बिकॉज सारी चीज स्ट्रेस से स्टार्ट होती है। एक सवाल और है, या ऐसा कभी हुआ आपके साथ कि आप ट्रीटमेंट कर रहे हो, कोई पेशेंट का बहुत एनोइंग है, परेशान कर, और आपको गुस्सा आ रहा हो या आपने उसको चिल्ला दिया हो? हमेशा होता है, ऐसा हमेशा। कभी कुछ हुआ है? कुछ ऐसी कोई मेमोरी जरा बताइए। एक्चुअल में ना ऐसी बहुत सारी मेमोरीज है क्योंकि हमेशा होता ही है फनी मेमोरी? ये चीज। ओके, फनी मेमोरी में एक है कि एक क्लाइंट है, तो वो उनका नाम नहीं ले सकते बिकॉज उनका सेशन अभी भी चालू है। मेल है फीमेल है? लाइक इन बिटवीन बोल अच्छा, सकते हैं, ठीक in है, ट्रांस, between, बिकॉज मेरे okay. पास ट्रांस क्राउड भी है ना ज्यादा, इसलिए। Okay. तो उनका ऐसा है कि वो हमारे पास वेट लॉस कर रहे हैं, आईवी कर रहे हैं, ग्लूटा कर रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट ऑल पैकेज चालू है। अब उनको ऐसा है कि आज सेशन करके गए तो नेक्स्ट डे कॉल करेंगे, मेरे को रिजल्ट नहीं आ रहा है, तुरंत ऑन द स्पॉट रिजल्ट चाहिए।
एंड सेकेंड चीज, जब वो क्लिनिक पे भी रहते हैं हमारे साथ, तो उनको तुरंत इंजेक्शन मारेंगे, तुरंत बोलेंगे कम हुआ कि नहीं हुआ, मतलब क्या इतना बात कर रहे इरिटेटिंग, हो? एकदम ऐसा लगता है कि अब भी ऑन द स्पॉट 1 मिनट में उनको रिजल्ट चाहिए। तो ऐसे कुछ कुछ क्लाइंट्स बहुत अनोइंग आपने होते हैं। कभी ऐसा भड़का है किसी के ऊपर? नहीं यार, बिजनेस करती हूँ, कैसे भड़कूंगी? ऐसा कभी होता है? बाहर जाके थोड़ा हमारे कंट्रोल भी कुछ करके। क्लाइंट है ऐसे कि हमको जो परेशान करता है, ऐसा नहीं ऐसी, ऐसा नहीं ऐसा, मतलब हम भड़क जाते हैं उनके हाँ, वजह मतलब जैसे से। भड़कते हैं बट नॉट इन दैट सेंस। खुद ही कर और ले। ज्यादा गुस्सा आया ना तो फिर बोलेंगे 2 मिनट का ब्रेक दो, जरा बाहर जाके आते हैं, फिर रिटर्न। या तो स्टाफ को इशारा कि निकालो, जल्दी निकालो। डायरेक्ट मना किया है किसी को कि नहीं होगा जाओ? नहीं नहीं, ऐसा नहीं ऐसा किया है, किसको नहीं नहीं। किया आपने? मतलब आप पेशेंस बंद लेवल करवा आपका, दोगे मेरा। पेशेंस लेवल आपका ज्यादा अच्छा है। हाँ। तो एक, अभी आपने शुरू में कहा था कि हमने जब आपके बारे में इंट्रो लिया था कि आपने कहा था कि हमारी एनजीओ भी है। हाँ, तो अभी हम एनजीओ के ऊपर बात करते हैं। आपके एनजीओ का विजन, पहले सबसे पहले बताए आपके एनजीओ का नाम क्या है? एंजुरी फाउंडेशन है मेरे एनजीओ का नाम। कब लॉन्च हुई? ये एक्चुअली बहुत टाइम से है। हम्म। लाइक जब से मैंने एनजीओ का काम शुरू किया, लाइक 6-7 years पहले से है, बट मैं पहले दूसरे एनजीओ के साथ कनेक्टेड थी। तो मेरा कनेक्शन सबके साथ है, बट ये ऑफिशियली मैंने खुद का सेपरेट आई गेस 2-3 years पहले किया है। ओके। हाँ, जब दूसरे एनजीओ से हमको ठोकर मिली तो हमने अपना एनजीओ स्टार्ट किया। कुछ लोग होते हैं ना कि यार एनजीओ खोलते हैं, हम्म। खुद के ऊपर खर्चा करते हैं दूसरों से पैसा लेके। आप अच्छा, भी? आपको ऐसा लगता है हम लोग अपने पे खर्चा करते नहीं, होंगे? जब भी हम पूछ रहे हैं, नहीं, नहीं, आपकी तरफ ऐसा। में माशाल्लाह आपका बिजनेस है अच्छा खासा, आप हाँ, नहीं करते होंगे, हमें ऐसा लगता है। ऐसा लगता नहीं, होप ऐसे सो ही है। करेंगे हाँ। आगे भी। करते ही नहीं है। पहली बात तो ये कि हम लोग कभी भी एनजीओ का पैसा, क्योंकि उसमें ना बहुत टाइप के अलग अलग पैसे अमाउंट आते हैं, लोगों का सदका आता है, लोगों का ज़कात आता है, तो ज़कात हमें कुछ लोगों का अलग से देना पड़े, बिकॉज कुछ कुछ अमाउंट हम खर्चा नहीं कर सकते हैं, किसी का भी किसी को और को नहीं दे सकते। तो बहुत जन को लगता है अरे एनजीओ खोले हैं, बिजनेस रखे हैं, ब्लैक को व्हाइट करने के लिए रखे हैं, उनके थॉट प्रोसेस में ये होता है, बट एक्चुअल में मोस्टली ज्यादातर एनजीओ में यही हो रहा है, हो ब्लैक रहा को है। व्हाइट किया जा यस, रहा है। हाँ, तो ये इसलिए मैं क्लियर कर रही हूँ कि हमारा एनजीओ ऐसा कुछ काम नहीं करता, मैंने आज तक किसी का पैसा खाया नहीं है, और ना इंशाल्लाह आगे हम लोग ऐसा कुछ किसी के जरिए होने नहीं देंगे। और सेकेंड चीज, हमारे एनजीओ में बहुत अच्छे लाइक ये बोल सकते हैं कि फैसिलिटीज प्रोवाइड होती है, जैसे हम लोग अवेयरनेस का प्रोग्राम करते हैं, स्किल्स डेवलपमेंट करते हैं, एंड बच्चे लोग के शादियों में हेल्प करते हैं, जो कि हम ऑन कैमरा सारी चीज चैरिटी हम दिखा नहीं सकते कैमरे के लिए, हम अपने खुद के एक बोल सकते हैं ना अपने कैरेक्टर के लिए हम करते हैं ये सारी चीजें, चैरिटी के लिए सब चीज करेंगे तो फिर मतलब क्या है, सब चीज कैमरा ऑन कैमरा नहीं हो सकती ना, बहुत सारी चीजें ऑफ कैमरा भी होती है, बिहाइंड द कैमरा, वो वाली चीज है। तो पैसा हमारा अच्छी चीजों में जाता है। आपका पैसा अपनी जगह, Yes, एनजीओ का पैसा अपनी जगह अपनी है। जगह। किस आपकी जो एनजीओ है किस तरह के सोशल कॉज पर आप काम करती है आपकी टीम के साथ? हमारा फूड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फिर हमारा टीचिंग में हेल्प होता है, लाइक स्किल्स डेवलप करते हैं हम स्टूडेंट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में, मैंने बहुत सारे कोर्सेज प्रोवाइड किए हैं। सेकेंड चीज, हम लोग अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, लाइक अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं, फ्री मेडिकल कैंप्स कंडक्ट करते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज करते हैं। ऐसी कोई स्टोरी है आपके एनजीओ के साथ जो इमोशनली आपको अटैच है, याद करते हो कि आंख में आंसू आ जाओ? ऐसे बहुत से लोग रहते हैं कि आप काम करते हो एनजीओ, कोई दूसरे भी एनजीओ के भी आपको याद राइट होगा? राइट राइट। ऐसा एक स्टोरी ऐसा है ना कि मैंने बहुत सारे एनजीओ का काम किया है, बहुत सारे एनजीओ से कनेक्ट हुए हैं, बट 2-3 years पहले जब मैंने खुद का ऐसा सेपरेट किया था ना, तब मुझे मालूम पड़ा कि मेरे डैड, वो उनका ऑलरेडी एनजीओ है लाइक 10 years से, ठीक है, ये आपको पता नहीं था? मतलब वो उन्होंने कभी ऑफिशियली रजिस्टर नहीं करवाए हैं, बट ही डज दिस चैरिटी वर्क पहले से। उनका ऐसा नहीं है सोशल मीडिया पे डालो तो 10 जगह डालो तो पैसे आएंगे तो मैं करूं, ये नहीं है। वो क्या करते हैं, उनका वो मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा, और फिर मेरे अंदर वो क्वालिटी है कि वो ना बच्चियों की शादी करवाते हैं, मीन्स जिनके माँ बाप नहीं अफोर्ड कर सकते हैं उनकी शादियां करवाते हैं। उनका जो सामने वाला दहेज वो वर्ड होता है ना, वो भर के देना, तो वो चीज है ना, तो वो बच्चियां ना लिटरली रिक्वेस्ट कर रहे थे। तो मेरे डैड ने बोला जो भी है, तो वो सामने सामने जब हम देखते हैं ना कि हमारे पास इतनी फैसिलिटीज है और उनके पास नहीं है, बट वो लोग ऐसा रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और फिर हमें समझ में आता है अरे ये सारी चीज तो हमें इतना इजीली मिल गई है, तो और उनको नहीं मिल रही है, फिर सामने देख रही हूँ रिक्वेस्टिंग करना, और हम अपने डैड को ऐसे ये दे दो वो दे दो,
बट वो लोग जिस वे में रिक्वेस्ट कर रहे, बट वो एक होता है ना करके एकदम इमोशनल टाइप ऐसा लगा मुझे कि, और इतने टाइम से कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पहली एक दो शादी हुई है, ऐसे बहुत सारी शादी करवाया उन्होंने, तो फिर वो चीज मेरे लिए बहुत ये है, थोड़ा वो इमोशनली मुझे हमेशा याद रहता है कि हाँ ये वो काम करते बट दिखता नहीं उनका, ये चीज। आजकल के यूथ जो है, दो तरह की यूथ है। मैं सिर्फ मेरी नज़र में दो ही तरह की यूथ है मुंबई में खासकर। एक वो है जो रील बनाते हैं, एक वो है जो पढ़ाई करते हैं। हम्म। तो आपको, जो कि आपकी जो थॉट है, हम्म। किस तरह से यूथ को इन्वॉल्व होना चाहिए सोशल कॉज के लिए? आजकल कैसा है ना, सोशल कॉज के लिए ना लोग रील्स ज्यादा बनाते हैं और इन्वॉल्वमेंट कम होता है। 2-3 फोटो लिए, टाटा बाय बाय पीछे से, ऐसा होता है कि हम दिख गए ना, हो गया हमारा काम और निकल लिए। बट मुझे ऐसा लगता है ना कि अभी पढ़ने वाले लोग है ना, ज्यादातर उनको नॉलेज सारी है, बट उनका कैसा है ना, दे कैन नॉट मैनेज बोथ। वो लोग अपफ्रंट आके नहीं कर रहे। अभी आपको करना है, अभी ये जो जनरेशन है ना, इसमें आपको दोनों मैनेज करना पड़ेगा। आपको पढ़ाई भी करना पड़ेगा, साथ में रील भी। तो इन्फॉर्मेटिव चीजें आप लोग कर सकते हो, बैलेंस आउट। वो चीज आज की जनरेशन में लैगिंग है। जो स्मार्ट है वो कर ले रहे, जो नहीं है वो आप रील जैसे बना smart रहे। हो। एक सवाल और है, वुमेन एम्पावरमेंट को लेके हम बात करते हैं। आप माशाल्लाह एक अच्छी वुमेन डॉक्टर है और वुमेन बिजनेस वुमेन है, और ये होने के नाते आप यंग गर्ल को क्या मैसेज देना चाहते हो? यंग गर्ल्स को, यस। गर्ल्स को पढ़ते रहना चाहिए, हमेशा पढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं जाती। किसी के भी पीछे मत पागल बनो, पहले अपना करियर बनाओ, इंडिपेंडेंट बनो, क्योंकि वही मेन है और वही काम आएगा। जब आप ये सारी चीज ले लो, उसके बाद आप डिसाइड करो अपना फ्यूचर, क्योंकि ये पढ़ाई मेन है आजकल के जनरेशन के लिए। तो फीमेल्स के लिए तुम आगे बढ़ो, इंडिपेंडेंट रहो, पैसे कमाओ, बाकी सब नेक्स्ट चीज है, वो आपका फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं होना चाहिए। तो पढ़ो पढ़ो, इम्पोर्टेंट है। सही है। एक सक्सेस का मतलब आपके लिए क्या है? सक्सेस का मतलब मेरे लिए पैसा नहीं है। मेरे लिए ऐसा है कि किसी की लाइफ बना दो और फिर उनकी दुआओं में शामिल हो जाओ, तो वो मेरे लिए सक्सेस है। क्या बात। अभी हम रैपिड फायर आपसे करेंगे, जो कि 6 या 7 है सिर्फ। ओके। स्टार्ट करते हैं। टी या कॉफी? चाय। मॉर्निंग पर्सन या नाइट आउट? रात में, नाइट आउट। हिजामा या एक्यूपंक्चर? वो पेशेंट पे डिपेंड करता है, उनको दोनों क्या में से एक जरूरत है। आपको चूज करना हो? अगर दोनों में से चूज करना है तो ऑब्वियसली हिजामा, सुन्नत है नबी की, तो वो हमेशा से। स्किन केयर या गोल्डन रूल? ऑलवेज सनस्क्रीन लगाओ, इम्पोर्टेंट। फिटनेस का एक मंत्र? रोज जाओ जिम, कंसिस्टेंसी रहो मतलब। एक हैबिट जिसने आपकी लाइफ बदल दी? पढ़ते रहना हमेशा, ये मेरी लाइफ बदल दी है। आपने देखा ही ना मैंने कितने यस कोर्स किए। यस, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ड्रीम डेस्टिनेशन? टर्की। वो और भी जगह है। टर्की और दुबई मोस्टली। वन वर्ड दैट डिफाइंस डॉक्टर असगरी कुरैशी? कंपैशन। नाइस, वन वर्ड। कंपैशन में सब आ गया ना, यस मेरा यस, दिल सब आ दरिया गया उसके जैसा है अंदर, सब आ एकदम। गया। हम्म। एक लास्ट मैसेज है कि आज के ऑडियंस के लिए, हमारे जो ऑडियंस है, बोली भाली टैग न्यूज़ ऑफिशियल की जो व्यूवर्स हैं, उनके हेल्थ और वेलनेस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज आप क्या देना चाहेंगे? सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज यही है कि आप हमेशा अपने हेल्थ को प्रायोरिटी दो। ये नहीं कि आप बीमार हो गए तो कल देखा जाएगा, परसों नहीं। हमेशा रेगुलर चेकअप्स रखो, अपने आप का टेस्ट करवाते रहो, स्क्रीनिंग करवाते रहो, एंड हिलो, एक जगह से दूसरी जगह जाओ, वर्कआउट करो, जिम करो, जुम्बा करो, लेकिन बॉडी को हिलाओ। तो ये इम्पोर्टेंट है। और हमेशा आपस में भी, एक दूसरे का भी, घर में बाहर सबके ऊपर नजर रखो कि वो लोग हेल्थ वाइज अच्छे हैं कि नहीं है। स्ट्रेस मैनेज करो, डिप्रेशन में है तो उनको बाहर लाओ। आने वाले, आपने तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत सी अचीवमेंट आपने हासिल की है अपनी लाइफ में, और फ्यूचर प्लान क्या है आपका? फ्यूचर प्लान में बहुत कुछ है, लाइक अभी सेकंड इंशाल्लाह डालेंगे एंजुरी ब्यूटी एंड वेलनेस सेंटर ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया। चाहती हूँ मैं कि मेरा ये ब्रांड एज अ ब्रांड फेमस हो जाए बड़ा सा, और मैं सब जगह वेलनेस स्प्रेड कर सकूं, एंड एक नाम हो।
मीन्स अभी लोग जानते हैं, तो ये अच्छे वे में और जाने। एंड यही है कि मेरे जरिए सबको हेल्प हो जाए। आखिरी सवाल, अगर लोग आपसे ट्रीटमेंट या गाइडेंस लेना चाहे तो उन्हें किस तरह की प्रिपरेशन करके आपके पास आना चाहिए? उनका प्रॉपर जो भी ट्रीटमेंट पहले कहीं चला है तो वो फाइल्स लेके आए। और सेकेंड चीज, उनको जो भी प्रॉब्लम हो वो दिल खोल के बोले, लाइक छुपा छुपा के ना बोले। प्रॉपर पहले कंसल्टेशन करवाए, देन ट्रीटमेंट हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर किसी को भी ऐसी कुछ भी स्किन रिलेटेड, हेयर रिलेटेड, लेजर, एक्यूपंचर, हिजामा, पेन, फिजियोथेरेपी, ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो आप लोग मेरे क्लिनिक में जरूर आ सकते हो। और आप लोग प्रॉपर अपना डिटेल मुझे बता सकते हो तो मैं आपको उस हिसाब से गाइड कर सकती हूँ। लोगों को क्या मैसेज देना चाहिए? खुश रहो, स्ट्रेस मत लो और चिल करो। थैंक यू। थैंक यू सो मच डॉक्टर असगरी कुरैशी मैडम, आपका कीमती वक्त हमें देने के लिए। तो जैसा कि आपने देखा, ये थी डॉक्टर असगरी, जो कि काफ़ी चीज़ें सीखने मिली हमें भी और आपको भी इनसे। तो ऐसे ही आगे के पॉडकास्ट के लिए हमसे जुड़े रहिए, हमारा चैनल लाइक करें और खूब सारा प्यार कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टैग न्यूज ऑफिशियल। नमस्ते।